कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 5.2 एक चर का रैखिक समीकरण। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज ये शुरू करने जा रहा हूँ अगली एक्सरसाइज। देखते हैं इस एक्सरसाइज में उदाहरण नंबर 8 दिया हुआ है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर है तब आयत की लंबाई एवं चौड़ाई बना। इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा आयत बना लिया करो जिससे कि गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब इसमें कहा है आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई को पहले मानेंगे ये x है और ये दुगनी से 1 अधिक है तो +1 हो जाएगा। चलो मान लेते हैं यहाँ, माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, ये हो गया। अब आयत की ही लंबाई निकल जाएगी। अब लंबाई बराबर कितना हो जाएगी, दुगने यानी 2x से 1 अधिक है तो 1 जुड़ जाएगा, इतने सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कैसे निकलता है, ये आता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, रख देते हैं तो 2 हो गया। लंबाई कितनी है, x है, चौड़ाई लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई है x। तो देखिए 2, ये x और x 3x हो जाएगा और +1 हो गया। प्रश्नानुसार परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया है, 110 सेंटीमीटर। चलिए देखिए क्या होगा, परिमाप का रख दीजिए तो 2 गुणा 3x + 1 बराबर 110। ये 2 पहले बटे में जाएगा, 3x + 1 बराबर 110 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो 3x + 1 बराबर 55 हो जाएगा। तो 3x बराबर 55 - 1 कितना बच जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 54। तो x बराबर 54 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, तो x का मान 18 आ गया। यानी कि चौड़ाई निकल गई। चौड़ाई कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। अब लंबाई भी निकल जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 में 18 की गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और +1 यानी कि ये 37 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा आंसर हो गया। तो ये आंसर एक जगह पे आप लिख लेंगे। ये अब दूसरा उदाहरण है आपका, उदाहरण नंबर 9। 4 क्रमागत सम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग चौथी संख्या से 8 अधिक है। तो पहले मान लेते हैं, माना 4 क्रमागत समपूर्णांक, समपूर्णांक बताना है, 4 क्रमांक लेना है, x लेना है तो 2 2 का अंतर होता है, x + 2 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, x + 6, 1 2 3 और 4 हो गए हैं। ये ले लिया हमने। अब ये कह रहे हैं प्रश्नानुसार, देखते हैं क्या है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, हाँ क्रमिक संख्या है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग, तो पहली 3 ये हुई तो इनका योगफल ले लेते हैं। तो x है प्लस x + 2 है, फिर x + 4 है। चौथी संख्या से 8 अधिक है, तो चौथी संख्या है तो चौथी संख्या में क्या करेंगे, x + 6 करेंगे। 8 अधिक है तो इसमें 8 जोड़ देंगे। अब देखते हैं क्या होगा, x तो 3 हो गए यहाँ पे, तो 3x हो गया, प्लस 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पे x है और 8 और 6 14 हो गया। तो 3x माइनस का इधर जा करके x हो जाएगा और 14 ये 6 इधर जा करके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ बचा 2x बराबर 14 में से 6 गए 8, तो x का मान निकल जाएगा 8 बटे 2 और ये 4 है तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो संख्याएं बतानी है। पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या तो x ली थी यानी 4 हो गई। अब दूसरी संख्या,
4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या भी निकाल दो, ये 6 में 2 और जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा। और चौथी संख्या और आ जाएगी, 8 में 2 और जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं क्योंकि 2 2 के अंतर से थी, ये इसका आंसर होगा। अगला उदाहरण है परिमेय संख्या माइनस का 7/3 के दुगने में क्या जोड़ें जिससे 3/7 प्राप्त हो। तो मान लेते हैं माना संख्या x है, तो प्रश्नानुसार ही चलते हैं। परिमेय संख्या माइनस का 7/3 के दुगने में क्या जोड़ें। तो माइनस का 7/3 के दुगने में क्या जोड़ना है, मान लिया x जोड़ा, जिससे योगफल कितना हो जाए 3/7 प्राप्त हो। ये 3/7 प्राप्त हो गया प्रश्नानुसार। अब देखते हैं क्या हो गया। ये तो माइनस का 14/3 हो गया, प्लस का x बराबर 3/7 हो गया। चलिए इसको इधर भेज दीजिए, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 3/7 प्लस का 14/3, लघुत्तम ले लीजिए तो 3 सते 21 हो जाएगा। 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 3 सते 21, 14 सते 7 चौक 28 का 8 और 7 एकम 7 और 2 9, 14 सते 98। कितना आ जाएगा, ये 9 और 8 17 और 9 और 1 10 और बटे में 21, 3 से कटता है, 3 सते 21, 3 दूनी 3 तिया 9, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। कितना है ये 107/21 आ गया, ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगली उदाहरण को देखते हैं। यदि 13 के 3 लगातार गुणों का योगफल 390 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। माना 13 के 3 गुणज, 3 लगातार गुणज, माना 13 के 3 लगातार गुणज। मान लेते हैं क्या क्या होगा। एक तो x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 13 हो जाएगा, तीसरा x प्लस 13 दूनी 26 हो जाएगा। ऐसे ही लगातार गुण हो जाएंगे इसके। तेरह के 3 लगातार गुणजों का योगफल 390 है, तो इसको हम देखते हैं। अब प्रश्नानुसार जो है इसमें इनका योगफल 390 है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार इनका योगफल लेना है मुझे, यानी x प्लस 13 प्लस x प्लस 26 बराबर है 390। x और x 3x हो गए हैं, ये प्लस ये ज़रा जोड़ दीजिए, ये 39 हो जाएगा बराबर 390। तो ये 3x बराबर हो जाएगा 390 माइनस 39। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ बच गया 8, 8 में से 3 गया 5 और ये 351। तो x का मान हो जाएगा 351/3। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 नम 27। तो x का मान 119 आ गया। यानी पहली संख्या क्या आ गई, 119, पहला आंसर आ गया। दूसरी संख्या ले लीजिए,
दूसरी संख्या कौन सी थी? ये वाली थी, इसमें जोड़ना है। दूसरी संख्या यानी कि 119 प्लस 19 हो जाएगा, यानी 138 हो जाएगा। और तीसरी संख्या और ले लेते हैं हम। तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा ये? इसमें 138 में फिर से 19 जोड़ दीजिए, तो 9 8 17 और 3 और 1 4 और 1 5 और ये 157। इस तरह से ये तीनों ही आंसर होंगे। थोड़ा अगली एक्सरसाइज पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उदाहरण 12 दिया हुआ है ये। इसमें दिया है 2 अंकों वाली किसी संख्या के दोनों अंकों का अंतर 3 है। इस संख्या में इनके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। दहाई का अंक बड़ा है ऐसा माना गया है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, क्या मान लें? माना इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का अंक निकल जाएगा। कितना अधिक है? अंतर 3 है, तो ये बड़ी संख्या है, तो x प्लस 3 हो गई। इस संख्या में इसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, इस संख्या में संख्या क्या होती है? 10x प्लस वो होता है। संख्या जो वास्तव में होती है वो 10 गुणा x प्लस 3 और प्लस x होती है। हाँ, इस संख्या में इसके अंक को यदि बदलते हैं, अंकों को बदलने पे यानी कि x के स्थान पे ये आ जाएगा, तो 10 गुणा x हो जाएगा, प्लस इकाई के स्थान पे ये आ जाएगा x प्लस 3। कितना प्राप्त होता है? ये 143 प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं, ये प्रश्नानुसार लिया है मैंने। चलिए प्रश्नानुसार, अब इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा, और ये 10 और 1, ये कितना हो गया? 10 और 2 12 हो गया, 12x और प्लस का 3 और है यहाँ, ये 143 हो गया। 12 और 10 ये हो गया 22, बराबर ये 33 हो गया। तो 143 माइनस 33 हो जाएगा इधर जा कर के। यहाँ कितना था? 22x हुआ था, ज़रा घटा करके देखिए, तो 22x बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 में से 3 गए 0, 4 में से 3 गया 1 बचा, और ये 1 बचा। तो x बराबर 110 बटे 22, 22 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। तो x का मान कितना आ गया? 5 आ गया, यानी इकाई का अंक निकल गया। अब दहाई का भी अंक निकाल दीजिए। इससे क्या था? 3 अधिक था, यानी कि 5 प्लस 3 बराबर 8। अब संख्या क्या होती है? दहाई का अंक 8 हो गया, तो 8 गुणा 10 हो जाएगा, और इकाई का 5 है, तो ये 80 प्लस 5 कितना हो गया? 85 हो गया। ये आंसर हो गया। अब अगला एक और उदाहरण दिया हुआ है आपको। उदाहरण नंबर 13। इंद्रमणि और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो मान लेते हैं इनकी आयु क्या क्या है। इंद्रमणि है अनुपात सोहन, ये आयु का अनुपात दे रहे हैं 4:5 है। तो मान लेते हैं, माना इंद्रमणि की आयु, आयु में वर्तमान आयु लेंगे हम। माना इंद्रमणि की वर्तमान आयु बराबर 4x वर्ष हो जाएगा। दूसरा कौन है? सोहन। सोहन की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा कितना? 5x वर्ष।
ठीक है, 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात, तो 8 वर्ष पश्चात इंद्रमणि की आयु कितनी हो जाएगी, देख लेते हैं हम। इंद्रमणि की आयु ये 4x प्लस 8 हो जाएगा, 8 के बाद में 8 और जुड़ जाएगा, और सोहन 8 वर्ष बाद ही है इसकी भी, 8 वर्ष पश्चात। इसको लिखिए 8 वर्ष पश्चात सोहन की आयु। तो सोहन की आयु 5 वर्ष 5x थी, इसमें 8 और जुड़ जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार जो कहा है वो लगाना है। क्या है प्रश्नानुसार, 5:6 हो जा रहा है यानी कि, तो 4x प्लस 8 और 5x प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 5/6। अब इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5x प्लस 8 आएगा, और इधर 6 हो जाएगा, 4x प्लस 8 हो जाएगा। तो इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 5×5 = 25x हो गया, और 5×8 = 40 हो गया, बराबर 6×4 = 24x, और प्लस 6×8 = 48। तो इधर हो गया 25x, इधर को इधर ले आओ तो माइनस का 24x हो जाएगा, और ये 48 है, और माइनस का 40, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से 8 बच जाएगा। तो किसके निकालनी है आयु, दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। तो पहले इंद्रमणि की आयु निकाल लेते हैं। इंद्रमणि की आयु बराबर कितना है, 4x है, तो 4 × 8 बराबर 32 वर्ष। और कौन था, सोहन। सोहन की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 5x थी, तो 5 × 8 हो जाएगा, तो 8×5 = 40 वर्ष हो जाएगी। यही दोनों आंसर हैं इसके। अब शुरू होती है प्रश्नावली 5.2। पहला प्रश्न है, ये दिया हुआ आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 वर्ग मीटर, और इसके आधार की माप 12 मीटर है, तब ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो क्या है, ये है वो त्रिभुज, त्रिभुज की ये ऊंचाई हो गई और ये आधार हो गया। तो A, B और C क्या दिया, आधार 12 मीटर है, यानी ये 12 मीटर दे रखा, ये ऊंचाई निकालनी है। मान लिया ये ऊंचाई x है, तो माना त्रिभुज की ऊंचाई x मीटर, ठीक है, और आधार दिया हुआ है कितना, आधार दिया हुआ है 12 मीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 36 वर्ग मीटर, और 1/2 आधार कितना दिया है, 12 है, और ऊंचाई को हमने x मान लिया, तो 2×12 हो जाएगा, तो 36 बराबर 6x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36/6, 6×6 6×6 = 36, तो x बराबर 6 मीटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और यही आंसर है। एक ये प्रश्न नंबर 2 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो पहले मान लेते हैं, माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, इससे क्या होगा, आयत की लंबाई निकल जाएगी कितनी, 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो x + 5 सेंटीमीटर हो जाएगी इसमें। चलिए उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो परिमाप निकालते हैं। परिमाप बराबर है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है 2 लंबाई कितनी है, x + 5 है, ये लंबाई जो है x + 5 है, और चौड़ाई आपकी x है, तो ये कितना हो जाएगा 2,
और यहाँ 2x+5 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x हो गया और प्लस 10 हो गया। लेकिन परिमाप जो है कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है परिमाप, प्रश्नानुसार है ये परिमाप। देखो परिमाप कितना दिया है इन्होंने, परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो 5 गुना x हो गया। दोनों बराबर कर दीजिए, तो 5x बराबर हो गया 4x+10, तो 5x इधर इधर ले आओ तो 4x हो जाएगा माइनस का, और ये x का मान 10 आ गया। 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये चौड़ाई हुई अभी तो यहाँ लिख लेते हैं चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया। लंबाई भी निकल जाएगी, लंबाई कितनी थी, 5 अधिक थी, यानी 10+5 यानी 15 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो ये एक और प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण से दुगने से 25 अधिक है, तो मान लेते हैं माना दूसरा कोण बराबर x अंश, तो पहला कोण निकाल लें, कितना हो जाएगा, किसी त्रिभुज के दूसरे कोण से 15 अधिक है एक कोण, तो ये x+15 अंश हो जाएगा। और ये कह रहा तीसरा कोण, अब तीसरा कोण भी ले लीजिए, कितना हो जाएगा, दूसरे कोण के दूने से यानी 2x से 25 अधिक है, तो 25 और जोड़ देंगे इसमें। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये लिखना पड़ेगा हमें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। जोड़ दीजिए सबको, तो एक x हो गया और एक x+15 हो गया, और दूसरा हो गया 2x+25 बराबर 180 अंश, सबको जोड़ दिया गया है। चलिए देखते हैं, 2x, एक और 3x हो गया, और एक ये 4x हो गया, और प्लस 15, 5 और 5 10, 2 और एक 3 और एक 4, चलिए हो गया बराबर 180 अंश हो गया। तो 4x बराबर 180 माइनस 40, तो कितना बच जाएगा, 4x बराबर 140, तो x का मान हो गया 140/4, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर ये काटेंगे तो 35 आ जाएगा। तो x का मान जो आ गया 35 आ गया, यानी कि दूसरा कोण निकल गया। दूसरा कोण बराबर कितना, 35 अंश। तो पहला कोण निकाल लें, पहला कोण कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो इसमें 15 जोड़ दीजिए, 5 5 10, 3 और एक 4 और एक 5, 50 अंश हो जाएगा। तीसरा कोण और निकालना रह गया, तीसरा कोण कितना है, उसके दुगने में से, तो 2 गुना 35 और 25 अलग अधिक है, तो 25 और ऐड कर दीजिए, तो 35 दूनी 70 और प्लस 25 कितना हो जाएगा, 95 अंश हो जाएगा। एक ये आंसर है, ये भी हो गया, और ये भी एक आंसर है, और ये भी आपका आंसर है। तीनों आंसरों को एक जगह पे लिख दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपका। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनका योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। तो पहले मान लेते हैं, माना 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं, विषम पूर्णांक संख्याएं, इनमें दो दो का अंतर है, x+2 व x+4 है, ये मध्य वाला हो गया x+2। हाँ, अब यह उनके योग का 3 गुना है। क्रमागत 3 पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना, तो प्रश्नानुसार ले रहे हैं हम। फिर से देख लीजिए,
ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना, तो योग कर दीजिए x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इसका कितने गुना है? 3 गुना, तो 3 से गुना कर देंगे। मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है, तो मध्य संख्या हमारी x प्लस 2 है, ये वाली मध्य संख्या है, इसके 8 गुने से ये 5 अधिक है, ये बात कही गई है। चलो देखते हैं क्या हो गया। 3 हो गया, कितने हो गया x, ये तो 3x हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, बराबर 8 के अंदर गुणा कर दो तो 8x हो जाएगा, और 8 दूनी 16 प्लस 5 हो गया, इसके अंदर गुणा कर दो, 3 तिया 9x, 3 छंग 18, और ये हो गया 8x और प्लस का 16 और 5 हो गए 21। x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो 9x है माइनस का 8x है, बराबर 21 है, ये माइनस का इधर जा कर के 18 हो जाएगा, तो यहाँ से तो x बच जाएगा और ये बचा 3। तो अब विषम पूर्णांक संख्या निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या हो गई 3, दूसरी संख्या भी निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगी, और तीसरी संख्या भी निकल जाएगी, 2 2 का अंतर होता है, तो 5 प्लस 2 यानी कि 7 हो जाएगी। यही सारे हमारे आंसर हैं इसके। चलिए देखते हैं, 5वां प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप कितना है? तो पहले मान लेते हैं, माना त्रिभुज का परिमाप बराबर x। अब ये प्रश्नानुसार देखते हैं, त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 है, तो पहली भुजा ले रहे हैं हम, पहली भुजा बराबर है 1/4 है, यानी x/4 हो जाएगा। दूसरी भुजा भी निकाल लीजिए, ये दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है। दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर ही दी हुई है बस। चलिए आप तीसरी भुजा और निकाल लीजिए, ये है 2/5, तो 2/5x हो गया, इतने सेंटीमीटर। तो परिमाप का क्या सूत्र होता है? परिमाप बराबर पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। चलिए रख दीजिए, परिमाप तो हमने x मान रखा, पहली भुजा जो आई है वो कितना है? x/4 है, दूसरी भुजा है 7 और तीसरी भुजा है 2/5x। चलिए ठीक है, देखते हैं इन सबको, x वालों को एक तरफ ले चलो, तो x माइनस x/4 हो जाएगा, माइनस 2/5x हो जाएगा, बराबर 7 हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ 20x हो जाएगा, और 4 पंजे 20 है, इसे बटे 1 मान लीजिएगा, 4 पंजे 20x तो 5x हो जाएगा, और माइनस का 5 चौक 20, 4 दूनी 8x हो जाएगा, बराबर 7 हो गया। देखिए क्या है, ये 20x बचा है यहाँ पे, और माइनस का ये 8 5 13 हो जाएगा, माइनस का 13x, और बटे में 20 है, बराबर 7 है। तो ये 20 में से 13 गया तो 7 बच जाएगा x, और इधर 7 गुणा कितना हो जाएगा? 20, तो x का मान हो जाएगा 7 गुणा 20/7, 7 से 7 कट जाएगा, तो x का मान 20 आ गया। त्रिभुज का परिमाप पूछा था, इसलिए क्या हो गया? त्रिभुज का परिमाप निकल गया है, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर आ गया। यही आंसर होगा आपका, और आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं अगले वाले उसमें कि हमारा ये छठा प्रश्न क्या कह रहा है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, वह संख्या ज्ञात करो। चलिए देखते हैं, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, माना इकाई का अंक
बराबर x, तो दहाई का अंक निकल जाएगा। योग 8 है तो 8 में से इसको घटा दीजिए तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो अंकों का क्रम बदलते हैं। तो अंकों का क्रम वास्तव में क्या होता है, x होता है, इसके साथ तो इकाई का अंक है ये, और दहाई का अंक जो है 8 माइनस एक्स है, तो इसके साथ 10 आता है प्लस। ये हमने दहाई का अंक पहले लिखा है, ठीक है। अब इसका अंक बदलेंगे तो अंक बदलने पे क्या होगा, ये तो 10 का x के साथ आएगा और बाकी सब ये 8 माइनस एक्स बिना उसके आएगा। कितना अधिक है, 18 अधिक बता रहा था, ये 18 कर दिया गया। अब इसको ज़रा हल करते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा 9x प्लस 8, और इधर जो बचेगा माइनस है, ये 10 अट्ठे 80 और माइनस का 10x और प्लस का x बराबर 18। तो 9x प्लस 8 माइनस कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, ये माइनस, ये तो 80 रहेगा और माइनस का 9x हो जाएगा बराबर 18। तो 9x प्लस का 8 माइनस का 80 फिर प्लस का 9x हो जाएगा बराबर 18। तो 9 और 9 कितना हो गया, 18x हो गया, और ये बचा माइनस का कितना, 72 बराबर 18। तो 18x बराबर हो जाएगा 18 प्लस 72। तो 18x बराबर जोड़ दीजिए इसमें, तो 8 और 2 10 और 7 और 1 8 और 1 9। अब इससे क्या हो जाएगा, x बराबर 90/18। तो 9 दूनी 18, 9 दहम 90, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये तो इकाई का अंक आया है हमारा, तो इसको लिख लेते हैं, इकाई का अंक बराबर 5। तो दहाई का अंक निकल जाएगा, कितना आएगा दहाई का अंक, ये 8 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो संख्या निकल जाएगी हमारी। संख्या क्या होती है, दहाई के अंक में 10 से गुणा होती है और इकाई का अंक ऐसे ही जोड़ता है। तो ये 30 प्लस 5 यानी कितना हो गया, 35 हो गया, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 7वां प्रश्न है, विमला और सरिता की आयु 7:5 का अनुपात है। 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना विमला, सरिता नहीं, पहले विमला है, माना विमला और सरिता की आयु अनुपात, विमला और सरिता की आयु का अनुपात दिया हुआ है, मतलब ये नहीं है आपके पास, इसको हटा दीजिए। चलिए देखते हैं अनुपात कितना दिया है। ये दिया है 7:5। तो मान लेंगे, अब मानेंगे, माना विमला की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 7x वर्ष, और कौन बचा, सरिता। तो सरिता की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5x वर्ष। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। तो 4 वर्ष पश्चात मतलब दोनों में 4 जुड़ जाएंगे, ये हो गया दोनों का 4, कितना हो जा रहा है ये, 4:3 यानी 4/3 हो जाएगा। कर दीजिए ब्रज गुणा इसकी, तो ये हो जाएगा 3 7x प्लस 4, इसकी इधर गुणा कर दी, इसकी इधर गुणा कर दी थी, तो 4 हो जाएगा, तो 5x प्लस 4 आ जाएगा। तो 7 तियाँ कितना हो गया, 21x हो गया, और 4 तियाँ 12 हो गया, बराबर 4 पंजे 20x हो गया, और 4 चौक 16 हो गया। तो यहाँ 21x है, माइनस का 20x हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 12 इधर माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से तो x बच जाएगा, 16 में से 12 गया तो 4 बच जाएगा। अब हमें किसका निकालना है, विमला की आयु निकाल लेते हैं। तो विमला
की आयु कितनी है, 7x है तो 7 गुणा 4 यानी 28 वर्ष हो जाएगी। और कौन बचा, सरिता। तो सरिता की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 5 है तो 5 गुणा 4 तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे 8वां है प्रश्न। अलका एक संख्या सोचती है और वह उसमें 5 जोड़ती है। उसकी सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़ करके 10 घटाती है, घटाने पर 40 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना संख्या x है। तो माना संख्या x है, जो सोचती है वो संख्या हमने x मान ली है। वह इसमें 5 जोड़ती है, यानी x में वो 5 जोड़ देती है। इसमें सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़कर 10 घटाती है। वह उसमें 5 जोड़ती है और सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़कर 10 घटाती है। तो इसके दुगने को यानी 2x हो गया, पुनः जोड़ दिया और उसमें से 10 घटा दिया, संख्या 40 प्राप्त हो रही है। चलिए देखते हैं क्या है। ये 3 और 1 2 और 1 3 हो गया तो 3x हो जाएगा, और ये 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा माइनस का, और ये 40 हो गया। तो 3x बराबर 40 और ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो गया, 45। तो x का मान हो गया 45/3 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो x का मान 15। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 15। ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद ये नवा प्रश्न आ गया है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है। ये पूर्णांक ज्ञात करिए। तो मान लीजिए, माना पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा पूर्णांक भी निकाल लें। 40 का अंतर है तो x + 40 कर दीजिए। अब इनका अनुपात दिया हुआ है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया है, अनुपात दिया हुआ है। मतलब x का और x + 40 का अनुपात कितना है, 2:3। ये दिया हुआ है 2:3 आपको, तो इससे करेंगे। चलिए देखते हैं इसको करने पे कैसा होता है। तो ये ब्रज गुणा कर देते हैं इसमें। तो ये आ जाएगा 3x और बराबर 2 की गुणा हो जाएगी x + 40 में। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3x बराबर 2x + 4 दूना 8 यानी 80 हो जाएगा। तो 3x, इस 2x को इधर भेज दो, माइनस का 2x हो जाएगा और 80। तो यहाँ से x आ जाएगा 80। तो इसमें क्या हो गया, पहला पूर्णांक तो निकल गया आपका। तो पहला पूर्णांक कितना आ गया, पहला पूर्णांक ये आ गया हमारे पास 80। अब दूसरा पूर्णांक भी निकाल दीजिए। ये जो है 80 में 40 और जुड़ जाएगा यानी 120। यही आंसर है। ये दोनों हमारे आंसर होंगे। चलिए देखते हैं हम 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये 5 के 3 क्रमागत गुणनों का योगफल 5 5 5 है। तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना 5 के 3 क्रमागत गुणज निम्न प्रकार है। चलो मानते हैं, एक x हो जाएगा, दूसरा x + 5 व x + 10 ये है। अब इनका योगफल तो प्रश्नानुसार हो जाएगा। प्रश्नानुसार में क्या होगा, इनका योगफल है तो x + x + 5 हो जाएगा, फिर प्लस x + 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 5। तो 3x हो गया और इधर कितना हो गया, 10 और 5 15 हो गया, बराबर 555। तो 3x बराबर 555 माइनस का 15। तो 3x 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 1 गया 4 और यहाँ तो 5 ही रहेगा। तो x बराबर हो जाएगा 5 4 0 बटे में 3, 3 से काट दीजिए।
3 एकम 3, 3 अठे 24 और ये 0, तो x का मान आ गया 180। तो 180 आने के बाद क्या हुआ, तो इसमें तीनों क्रमागत संख्या निकल जाएंगी। अब कैसे निकलेगा, तो पहली संख्या ले लो, कितनी आ गई, 180 आ गई, पहली संख्या का आंसर आ गया। दूसरी संख्या ले लो, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 180 प्लस 5 यानी 185 हो जाएगा। तीसरी संख्या भी निकाल लीजिए, 185 में 5 और जोड़ दीजिए तो 190 हो जाएगा। ये तीनों के तीनों क्या हो गए, आंसर हो गए। इस तरह से हम इनके निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ये 11वां प्रश्न आ रहा है। रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं पहले, माना प्रदीप की आयु बराबर x वर्ष, किसकी मानी गई है, प्रदीप की आयु मानी गई है। अब हम लेते हैं रोहित की आयु, तो रोहित की आयु तो इसके अनुसार ही निकलेगी, कितनी हो जाएगी, प्रदीप की आयु के दुगने से यानी 2x, 5 अधिक है तो प्लस 5 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी। तो 6 वर्ष पूर्व निकालते हैं प्रदीप की आयु, ये हो जाएगा x/2x प्लस 5। 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो इसमें से -6 कर दीजिए, माइनस का 6 कर दीजिए, बराबर कितनी है, 1/3। चलिए अब गुणा कर दीजिए, रजगुणा। तो पहले इसको सही कर लो, तो x - 6 और यहाँ 2x - 1 बच जाएगा, बराबर 1/3। रजगुणा कर दो, 3x - 6 × 18 बराबर हो गया 2x - 1। तो ये 3x इधर ले आइए, माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 1 है और प्लस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से 17 आ जाएगा। तो हम दोनों की आयु निकालते हैं। तो पहले कौन आ गया, प्रदीप की आयु निकल गई हमारी। प्रदीप की आयु कितनी आ गई, 17 वर्ष आ गई, ये 17 वर्ष हो गई। एक आंसर आ गया। दूसरा कौन है, रोहित। रोहित की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 17 प्लस का 5, तो 17 दूनी 34 प्लस 5 कितना हो गया, 5 और 4 9, 39 वर्ष। यही दोनों आंसर होंगे। तो आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से। एक अंतिम चरण का प्रश्न है। नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट को 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करना पड़ता है। ये देखो 5 घंटे समय दिया हुआ है। बहाव के विपरीत मोटर बोट की दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं, ये दिया हुआ है। यदि जल की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में बोट की चाल बतानी, ये चाल बतानी है हमें। तो मान लेते हैं, माना बोट की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है, नदी की जलधारा की चाल, जलधारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो इधर क्या होगा, पहले चल रहा है बहाव के विपरीत समय ले रहा है, तो पहले लेके चलते हैं बहाव के विपरीत। बहाव के विपरीत क्या होता है, 5 घंटे लगते हैं। बहाव के विपरीत 6 घंटे लिखते हैं। बहाव के विपरीत जो है वो 6 घंटे तय लेंगे। बहाव के विपरीत में समय कितना है, 6 घंटा है। और चाल क्या हो जाएगी, चाल विपरीत में चाल घट जाती है, यानी x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय।
तो चाल कितनी है, x-2 है और समय कितना है, 6 है। अब बहाव की दिशा में लेते हैं हम, बहाव की दिशा में समय कितना लग रहा है, समय 5 घंटे लगा हुआ, ये दिया हुआ है, तो 5 घंटे ले लो। और चाल क्या हो जाएगी इसकी, चाल अब जुड़ जाएगी, यानी x+2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि नदी बहा कर ले जाएगी उसको। तो सूत्र वही लगाना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितना दिया है, x+2 दिया हुआ है और समय जो निकला है वो 5 है। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी, एक ये दूरी है और यहाँ पर भी एक दूरी निकली हुई है, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, x-2 गुणा 6 है बराबर x+2 गुणा 5, दोनों बराबर कर दिया, 6 की गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 6x-12, इधर हो जाएगा 5x+10, तो ये हो गया 6x, इधर 5x इधर आ गया कितना, 10, ये 10 है आपका, और इधर प्लस का हो जाएगा 12, तो 6 में से 5 गया तो x बच जाएगा हमारा, x बराबर हो गया 12 और 10 22 हो गया। तो स्थिर जल में बोट की चाल, यानी बोट की चाल कितनी आ गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर है। ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो रही है। तो मेरे ख्याल से सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो जब प्रश्न समझ में आ गए हैं तो इसको कॉपी में आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे और मेरे चैनल को ये लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मैं RS प्रसाद सर आपका वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।